दिख रहा है? एक ना ये लाइन अलग है जो कल शायद हमने देखी नहीं थी कि ट्रांसवर्स सेक्शन में जो एंथर का बाइलोब्ड नेचर है, एंथर में हमें पता है ना 2 लोब होते हैं, एंथर का अगर हमें बाइलोब्ड नेचर बिल्कुल क्लियरली देखना है तो कौन सा सेक्शन करेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन? ट्रांसवर्स सेक्शन। और एंथर हमें सर्कुलर दिखता है, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर दिखता है आउटलाइन में, ये भी कौन सा सेक्शन में दिखता है? ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखता है। मिडिल लेयर का नंबर बताना। 1 2 3 टेप्टम में न्यूक्लियस की कंडीशन क्या होगी? सिनोसेटिक। हाँ, मतलब न्यूक्लियस एक से ज्यादा, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होगी। टेप्टम का साइटोप्लाज्म डेंस। डेंस। स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें होगा? यंग एंथर में या मैच्योर एंथर में? यंग एंथर में। फ्लोइडी स्पोरोजिनस टिश्यू की, माइक्रोस्पोर मदर सेल की, उधर वाला नहीं दिख रहा है। Each cell of sporogenous tissue is a potential polar. Each cell of sporogenous tissue is potential polar. क्योंकि सारे सेल्स क्या थे स्पोरोजेनस टिश्यू में? होमोजेनस। वेजिटेटिव सेल का एक और नाम ट्यूब सेल। पोलन ग्रेन के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं हमें। पहला है वायबिलिटी ऑफ पोलन। क्या है फर्स्ट?
वायबिलिटी ऑफ पोलन। अब वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो पोलन ग्रेन कितने टाइम तक फंक्शनल है, कितने टाइम तक हमारे काम में आ सकता है, उसको बोलेंगे वायबिलिटी। ठीक है, तो वायबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज कितने टाइम तक हमारे काम में आ सकती है। तो कुछ सीरियल्स के अंदर, सीरियल्स क्या होते हैं, अनाज, है ना, कुछ सीरियल्स के अंदर क्या होगा, जैसे व्हीट और पैडी के अंदर जो पोलन की वायबिलिटी होती है वो सिर्फ 30 मिनट्स होती है। कितनी होती है? 30 मिनट्स। तो जो सीरियल्स हैं कुछ जैसे व्हीट और पैडी, इनके अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी है? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हीट और पैडी में पोलन की वायबिलिटी 30 मिनट्स। उसके बाद इन द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसिए, कौन सी फैमिली? पोटैटो फैमिली। रोजेसिए, रोज फैमिली। और लेग्यूमिनेसिए, दालें जिसमें आती है ना, फैबेसिए। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो इनके अंदर पोलन ग्रेन रह सकता है कुछ महीने तक वायबल, है ना। तो वायबिलिटी का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन हमारे कितने टाइम तक काम में आ सकता है। सीरियल्स के अंदर वायबिलिटी कितनी होगी? 30 मिनट्स। उसके बाद देखा, पहला सोलेनेसिए, दूसरा रोजेसिए और तीसरा लेग्यूमिनेसिए। इनके अंदर पोलन ग्रेन की वायबिलिटी फ्यू मंथ्स। ठीक है, उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन, नीट में आया हुआ यहाँ से क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर पूछा था नीट में, कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हम चाहते कि हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख लें, जैसे अगर हमने बाहर रखा है ऐसे ही खुले में, तो जो व्हीट और पैडी के पोलन ग्रेन है कितने मिनट में खराब हो जाएंगे? 30 मिनट में। पर हम इनको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं कि बाद में काम आ जाए हमारे, तो किस में प्रिजर्व करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में प्रिजर्व करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे। इसको कितने टेम्परेचर पे रखेंगे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? जो हमें एलर्जी करा सकते हैं। एलर्जेंस क्या होंगे? जो हमें एलर्जी करा सकते हैं। एलर्जेंस में क्या क्या आएगा? जैसे हमें क्या क्या हो सकता है? हे फीवर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, एलर्जी है ये अलग अलग टाइप की। सर्टेन प्लांट्स लाइक चिनोपोडियम, सोरगम, पार्थेनियम विच इज कैरेट ग्रास एंड अमरंथस हैव एलर्जिक पोलन्स। अब कुछ प्लांट्स के नाम बताइए। पहला प्लांट है चिनोपोडियम, बथुआ बोलते हैं ना जिसको, तो इसका नाम क्या है? चिनोपोडियम। पहला क्या है? चिनोपोडियम। दूसरा सोरगम। तीसरा है पार्थेनियम। इसका नाम पूछ लेते हैं। पार्थेनियम का कॉमन नेम क्या है? कैरेट ग्रास। क्या है इसका कॉमन नेम? कैरेट ग्रास। और लास्ट है एमरंथस। लास्ट क्या है? एमरंथस। इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, वो हमें करा सकते हैं एलर्जी। इनके पोलन ग्रेन हमें एलर्जी करा सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पार्थेनियम। पार्थेनियम का कॉमन नेम क्या होगा? कैरेट ग्रास। क्या होगा? कैरेट ग्रास। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे यूं नहीं है, जब मतलब बहुत धूल सी चलती है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं तो छींक आने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग स्नीजिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पोलन ग्रेन से एलर्जी है। और जो पोलन ग्रेन हमें एलर्जी कराते हैं उनको बोलते हैं एलर्जेंस। क्या बोलेंगे? एलर्जेंस। तो हमें कौन कौन सी एलर्जी हो सकती है? हे फीवर हो सकता है और हो सकता है अस्थमा। ठीक है, किसकी वजह से? पहला कौन सा प्लांट? चिनोपोडियम के पोलन ग्रेन। दूसरा सोरगम। तीसरा पार्थेनियम। पार्थेनियम का कॉमन नेम कैरेट ग्रास। और लास्ट एमरंथस। ठीक है, इनके पोलन ग्रेन्स एलर्जन है। पार्थेनियम इज ओरिजिनली एन इनहैबिटेंट ऑफ अमेरिका। पार्थेनियम हमारे देश का नहीं है। ये कहाँ से आया है? अमेरिका से। ये अमेरिका में मिलता था। हमने ना वहां से वीट मंगाया था और वीट के साथ ही ये आ गया एज अ वीट। हमने तो वहां से अमेरिका से क्या मंगाया था? वीट मंगाया था, पर एज अ वीट ये आ गया इंडिया में। ठीक है, तो पार्थेनियम इंडिया का नहीं है। कहाँ का है? अमेरिका का। किसके साथ आया इंडिया में? वीट के साथ आ गया था। वीट क्या होता है? अनवांटेड प्लांट, जो हमारी मेन जो फसल होती है ना, मेन जो क्रॉप, उसके साथ ग्रो कर जाते हैं, है ना। मतलब हमने उनको नहीं उगाया, अपने आप ग्रो कर जाते हैं। पोलन ग्रेन इज सिरप एंड टैबलेट्स। पोलन ग्रेन्स का जो यूज है वो सिरप्स में और टैबलेट्स में भी होता है। इट इज यूज्ड टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स। जो एथलीट्स होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, और जो रेस के घोड़े होते हैं, रेस हॉर्सेस, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उन्हें जो भी चीजें दी जाती
जाते हैं, जो भी सप्लीमेंट्स दी जाते हैं उनमें यूज होते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का नेक्स्ट यूज क्या है, इनको सिरप्स में और टेबलेट्स में यूज किया जाता है। अब सबसे बड़ा जो पोलन है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया पर ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पोलन डायमीटर वाइज लार्जेस्ट किसका होगा, मिराबिलिस का। किसका होगा, मिराबिलिस का। तो डायमीटर वाइज सबसे बड़ा पोलन किसका है, मिराबिलिस का। इसका पूरा नाम होता है मिराबिलिस जलापा। क्या होगा पूरा नाम, मिराबिलिस जलापा। इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। उसके बाद सबसे छोटा जो पोलन है वो होता है मायोसोटिस का। सबसे छोटा पोलन किसका होगा, मायोसोटिस का। और सबसे लंबा पोलन लेंथ वाइज वो होता है जोस्टेरा का। सबसे लंबा पोलन किसका होगा, जोस्टेरा का। और जोस्टेरा का कॉमन नेम होता है सी ग्रास। इसका कॉमन नेम क्या होगा, सी ग्रास। पार्थेनियम कैरेट ग्रास, जोस्टेरा सी ग्रास, पार्थेनियम कैरेट ग्रास, जोस्टेरा सी ग्रास। सबसे बड़ा पोलन डायमीटर वाइज किसका, मिराबिलिस जलापा। एक कॉमन नेम क्या होगा उसका, 4 o'clock प्लांट। क्या होगा कॉमन नेम, 4 o'clock प्लांट। अगली जो यूनिट पढ़ेंगे ना उसमें आएगा ये प्लांट। उसके बाद सबसे छोटा पोलन किसका होगा, मायोसोटिस का। किसका होगा, मायोसोटिस का। और सबसे लंबा पोलन किसका होगा, जोस्टेरा का, जिसका कॉमन नेम है सी ग्रास। पार्थेनियम का कॉमन नेम कैरेट ग्रास। अब आ जाएगा गायनोशियम। गायनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गायनोशियम क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। पहले यहाँ तक लिख लेते हैं वरना बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक शुरू हो गया। ये डायग्राम देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास था पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो बाहर वाली लेयर उसका नाम क्या होगा, एक्साइल। पोलन ग्रेन के अंदर वाली लेयर का नाम इंटाइन, है ना। अब यहाँ पे प्रेजेंट है वैक्यूल। क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। ये पोलन ग्रेन नहीं दिखा रहे हैं, सॉरी ये क्या दिखा रहे हैं हम, जो हमारा माइक्रोस्पोर बना था। क्या बना था, माइक्रोस्पोर। उसमें जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बने थे ना वो दिखा रहे। देखो ये दोनों क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल। ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है। पर यहाँ तो बड़े बड़े वैक्यूल आ गए तो उन्होंने न्यूक्लियस को धक्का मार दिया और वो नीचे चला गया। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस और ऊपर वाले दोनों है वैक्यूल। अब न्यूक्लियस के अंदर होगा कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगा तो यहाँ पे बनता है एसिमेट्रिक स्पिंडल। क्या बनता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल। हमने सेल साइकिल एंड डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स देखे थे ना, जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते। पर यहाँ पे जो स्पिंडल बना वो बना एसिमेट्रिक। स्पिंडल एसिमेट्रिक बनने की वजह से एक बना बड़ा न्यूक्लियस और एक बना छोटा न्यूक्लियस। बड़े वाले का नाम वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, छोटे वाले का नाम जनरेटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो बड़ा वाला न्यूक्लियाई बना वो वेजिटेटिव था, जो छोटा वाला बना वो जनरेटिव था। फिर साइटोकाइनेसिस हुआ तो ऊपर बना वेजिटेटिव सेल और नीचे बना जनरेटिव सेल विच फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो स्पिंडल ध्यान रखना है यहाँ पे। स्पिंडल कैसा बनता है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक स्पिंडल बनने की वजह से कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, एक बड़ा न्यूक्लियाई बना और एक छोटा। सारा जो न्यूट्रिशन है लगभग वो किसके पास चला गया, वेजिटेटिव सेल के पास। ठीक है, pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। क्या कह रहा है कि बहुत सारी प्लांट स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत भयंकर एलर्जी कॉज कर सकते हैं हमें, और साथ में कॉज कर सकते हैं ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, ब्रोंकाई से रिलेटेड डिजीजेस भी वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्लांट स्पीशीज जो हैं वो क्या क्या, बंद कर दो, बुक बंद कर दो। क्या करा सकते हैं, पहला एलर्जीज, दूसरा ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ठीक है, ब्रोंकाई से रिलेटेड डिजीजेस। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। मतलब इन पोलन ग्रेन्स ने तो क्या कराया था, एलर्जीज कराई है ना, और क्या कराया, ब्रोंकाइटिस करा दिया है ना, मतलब ब्रोंकियल इन्फेक्शंस करा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत लंबे टाइम की बीमारियां होगी, जो कौन सी हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस।
ठीक है। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम, पार्थेनियम का कॉमन नेम कैरेट ग्रास, इंडिया में आया। कहाँ से आया? कहाँ से आया? अमेरिका से। ठीक है, हमने बीट को इंपोर्ट किया था, उसके साथ ये आ गया था। हैज बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कॉजेस पोलन एनर्जी, पोलन एलर्जी सॉरी। अब यूबिक्यूटस का मतलब क्या है कि लगभग हर जगह फैल गया था ये इंडिया में, और इसको हटाना नामुमकिन हो गया था। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती थी? पोलन एलर्जी। ठीक है, किसके साथ आया पार्थेनियम इंडिया में? वीट के साथ आया। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। अब लोग फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे किसको लेते हैं? पोलन टैबलेट्स को। क्या यूज करते हैं? पोलन टैबलेट्स। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे हमें पोलन ग्रेन मिलता है। किस किस के अंदर? सिरप्स और टैबलेट्स के अंदर। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। पूछते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे कि अगर रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़वानी है या एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़वानी है तो क्या यूज किया जाएंगे? पोलन। पोलन है ना, ऐसी टैबलेट्स जिसमें हो पोलन ग्रेन्स। अब मेरे टाइम पे तो मैंने ये भी नहीं छोड़ा था कि कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो एक टैबलेट है क्या नाम दिया इसको? बी पोलन। क्या दिया नाम? बी पोलन। फ्रॉम इंग्लैंड 30 टैबलेट्स है इसमें। ठीक है, नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन टाइनी गोल्डन पोट्स, अ नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज। नेटवेट तो क्या याद करो, बस देख लिया एक बार। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. अब मान लो कि एंथर का डाइसेंस हुआ। एंथर का डाइसेंस कब होता है? जब एंथर मैच्योर होता है और उसमें हो जाता है डिहाइड्रेशन। तो एंथर का डाइसेंस होगा, टूट जाएगा और वहां से निकल जाएंगे पोलन ग्रेन। अब अगर ये पोलन ग्रेन टाइम रहते, जैसे मान लो वीट है, वीट के अंदर पोलन ग्रेन कितने टाइम तक वायबल है? 30 मिनट तक। अब 30 मिनट के अंदर अंदर अगर ये स्टिग्मा के पास नहीं पहुंचा, स्टिग्मा क्या है? फीमेल का पार्ट, अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो फिर ये किसी काम का नहीं है। वहां तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये अपनी वायबिलिटी लूज कर देगा और इसका फिर कोई रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है। How long do you think the pollen grains retain viability? The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on prevailing temperature and humidity. Very important. कि पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो वो कैसे टेम्परेचर में है और दूसरा ह्यूमिडिटी। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी। पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी। कुछ सीरियल्स की बात अगर हम करें, राइस और व्हीट की, राइस मतलब पैडी को ही बोलना। ठीक है, तो इनके अंदर पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी? 30 मिनट्स। रिलीज होने के 30 मिनट बाद तक ही ये काम के हैं। ठीक है, अगर बात करें रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी के अंदर तो वायबिलिटी कितनी है? फ्यू मंथ्स। उसके बाद यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन या स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या था? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करा सकते? जब स्पर्म को या सीमेन को स्टोर करके रखा हो। तो जैसे स्पर्म या सीमेन को स्टोर करके रखा जाता है, इसी तरीके से पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है इन पोलन बैंक्स। किसमें स्टोर किया जाएगा? पोलन बैंक्स में। जैसे ब्लड बैंक होता है इसी तरीके से होता है पोलन बैंक। अगर पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना है तो किसमें स्टोर करेंगे? पोलन बैंक में। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. अब crop breeding program चलाए जाते हैं, उनके अंदर पोलन बैंक होते हैं और सीड बैंक्स होते हैं। ठीक है, सीड बैंक्स जिसमें सीड को स्टोर करके रखा जाता है और पोलन बैंक जिसमें पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। हाँ, बेकार देखो।
लिख लिया सब? नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताओ प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? गायनोशियम। क्या बोलते हैं? गायनोशियम। गायनोशियम के पार्ट ना हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में। बताना क्या क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो गायनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है गायनोशियम? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब सबसे शुरू में हमने देखा था जब चैप्टर शुरू किया, थैलेमस पे कितनी नोड है? 4। कितने नोड है थैलेमस पे? 4। पहली नोड पे क्या होता है? कैलिक्स। पहली नोड पे होगा कैलिक्स, दूसरी नोड पे होगा कोरोला, दूसरी नोड पे होगा कोरोला, तीसरी नोड पे होगा एंड्रोशियम और लास्ट नोड बची है 4th नोड, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा गायनोशियम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी गायनोशियम की? पिस्टल या कार्पल। गायनोशियम की यूनिट होती है पिस्टल या कार्पल, या एक और नाम है मेगास्पोरोफिल। एक और नाम क्या है? मेगास्पोरोफिल। ठीक है, गायनोशियम की यूनिट क्या होगी? कार्पल, पिस्टल या मेगास्पोरोफिल। क्या होगी? कार्पल, पिस्टल या मेगास्पोरोफिल। अब कितने कार्पल हैं उसके बेसिस पे मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी या मल्टी या बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर 2 कार्पल प्रेजेंट है तो फ्लावर होगा बाइकार्पेलरी। अगर 2 से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ चुके थे कि अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो कंडीशन होगी सिनकार्पस। कंडीशन होगी सिनकार्पस। अगर कार्पल्स फ्री है तो कंडीशन होगी एपोकार्पस। ठीक है, कार्पल्स फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस कंडीशन और फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन। अब कैप्सुला, कैप्सुला का नाम बताया था, क्या है? शेफर्ड पर्स। क्या है कैप्सुला का नाम? शेफर्ड पर्स। अब इसके अंदर कंडीशन होती है बाइकार्पेलरी और सिनकार्पस। बाइकार्पेलरी मतलब कार्पल का नंबर 2। कार्पल का नंबर 2। किसी को स्टेमन का नंबर याद है? कितना बताया था इसमें? 6 था आई थिंक। कितना था कैप्सुला में स्टेमन का नंबर? बताओ। नंबर ऑफ स्टेमन इन कैप्सुला इज 6। कार्पल बताना कितने होंगे? 2। कार्पल होंगे 2। ठीक है, 2 कार्पल प्रेजेंट है कैप्सुला में और आपस में फ्यूज्ड है तो कंडीशन का नाम होगा सिनकार्पस। ठीक है, अब पिस्टल देखते हैं। पिस्टल के तीनों नाम बताओ फटाफट। पहला पिस्टल का कार्पल, दूसरा पिस्टल ही हो गया और तीसरा मेगास्पोरोफिल। जहाँ भी मेगा वर्ड आता है मतलब फीमेल की बात आ रही है, माइक्रो वर्ड आता है मतलब मेल की बात हो रही है। ठीक है, तो गायनोशियम है, गायनोशियम मिलके किससे बना है? पिस्टल या कार्पल से। तीसरा नाम हो गया मेगास्पोरोफिल। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो डंडे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो स्वॉलन पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो पिस्टल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा। इट सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स वहां से रिलीज हुए हैं वो आके लैंड करते। किसके ऊपर लैंड करेंगे? स्टिग्मा के ऊपर। तो इसका काम है पोलन ग्रेन को रिसीव करना। दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, तो स्टाइल क्या है? ट्यूबुलर पार्ट जो देगा पैसेज फॉर पोलन ट्यूब। अब देखो ये पोलन ग्रेन आया। ठीक है, पोलन ग्रेन में जो अंदर वाली लेयर कौन सी थी? इंटाइन। इंटाइन से निकली थी पोलन ट्यूब थ्रू जाम्पोर। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन से निकलेगी पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब को रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा? स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल है। यहाँ पे जब पोलन ग्रेन अंदर जाएगा तो उसमें से निकलेगी पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब को रास्ता कौन दे रहा है? स्टाइल। ठीक है, और लास्ट बचता है ओवरी। ओवरी जो है वो स्वॉलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है। इट कंटेन्स 1 और मोर कैविटीज अकॉर्डिंगली कॉल्ड मोनो और मल्टी लोक्यूलर। एक वर्ड होता है लोक्यूल। लोक्यूल का मतलब होता है कैविटी। लोक्यूल मतलब कैविटी। अगर ओवरी के अंदर एक कैविटी है तो हम बोलेंगे ओवरी है मोनोलोक्यूलर। ओवरी कैसी है? मोनोलोक्यूलर। अगर 2 लोक्यूल है तो
दो है तो बाइलोक्यूलर और दो से ज्यादा है तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी हो जाएगी। ठीक है, तो मोनोलोक्यूलर ओवरी किसमें मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोलोक्यूलर ओवरी मिलती है मैंगो, व्हीट और पैडी में। किसमें? मैंगो, व्हीट में और पैडी में। किसमें? मैंगो में, व्हीट में और पैडी में। इनमें ओवरी के अंदर कितने लोक्यूल होंगे? एक कैविटी होगी ओवरी में। फिर आता है मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है पपाया में और वाटरमेलन में। किसमें होगी? पपाया में और वाटरमेलन में। देखो मल्टीलोक्यूलर ओवरी है तो सीड का नंबर भी ज्यादा। पपाया और वाटरमेलन में सीड का नंबर ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोक्यूल है ना, बहुत सारे लोक्यूल है तो सीड का नंबर भी ज्यादा मिलेगा, है ना। और मैंगो में कितना सीड दिखता है? एक। तो उसमें ओवरी कैसी है? मोनोलोक्यूलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोलोक्यूलर ओवरी का एग्जाम्पल मैंगो, व्हीट और पैडी, है ना। और मल्टीलोक्यूलर का पपाया और वाटरमेलन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्सिला के अंदर ओवरी कैसी होती है? मोनोलोक्यूलर और सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर ओवरी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था हमने, है ना। ऊपर प्रेजेंट होगी ना, बाकी बॉल्स के कंपैरिजन में ऊपर होगी ओवरी। तो कैप्सिला में ओवरी कैसी होती है? मोनोलोक्यूलर और सुपीरियर। मोनोलोक्यूलर मतलब कितने लोक्यूल? एक लोक्यूल। इनसाइड द लोक्यूल ऑफ द ओवरी प्रेजेंट होता है ओव्यूल। यहाँ से ना बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब ओवरी है, ओवरी के अंदर कैविटी को क्या बोलेंगे? लोक्यूल। क्या बोलेंगे? लोक्यूल। और उस कैविटी में, उस लोक्यूल में रखा हुआ है ओव्यूल। क्या रखा हुआ है? ओव्यूल। ये ओव्यूल ही बाद में जाके बनाएगा सीड। ओव्यूल ही बाद में जाके बनाएगा सीड। ठीक है। रिमेन्स अटैच्ड टू अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ओव्यूल है ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर का नाम है प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। और एक डंडी की हेल्प से जुड़ा हुआ है, उस डंडी का नाम है फ्यूनिकल। तो देखो है क्या, हम देख रहे हैं पिस्टल, या दूसरा नाम है उसका कार्पल या मेगास्पोरोफिल। इसमें क्या है? जो ऊपर वाला पार्ट है वो है स्टिग्मा। ऊपर वाला पार्ट क्या है? स्टिग्मा। ये ऊपर वाला पार्ट तो हो गया स्टिग्मा। उसके बाद ये जो स्टॉक दिख रही है ये है स्टाइल, और नीचे जो फूला हुआ पार्ट है ये है ओवरी। फूला हुआ पार्ट है ओवरी। अब ओवरी के अंदर खाली जगह दिख रही है ना, इस अच्छा ये क्या है? पहले यहाँ से देखो, ये क्या है? ओवरी। ओवरी बाद में जाके क्या बनाएगी? फ्रूट। ओवरी बाद में जाके बनाएगी फ्रूट। ठीक है। और ये खाली जगह का नाम होगा लोक्यूल। खाली जगह का नाम होगा लोक्यूल। अब इस लोक्यूल में, इस खाली जगह में प्रेजेंट है ओव्यूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ओव्यूल बाद में जाके बनाता है सीड। क्या बनाता है? सीड। ठीक है। ओवरी बनाती है फ्रूट। ओवरी बनाती है फ्रूट। ओव्यूल बनाता है सीड। अब ओव्यूल जो है वो अटैच है प्लेसेंटा से। ओव्यूल किससे अटैच है? मान लो ये बना दिया प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर। क्या है प्लेसेंटा? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। अब ओव्यूल और प्लेसेंटा आपस में एक स्टॉक की हेल्प से अटैच है, डंडी की हेल्प से अटैच है, जिसका नाम है फ्यूनिकल। इसका नाम है फ्यूनिकल। क्या बताया मैंने तुम्हें? सबसे बाहर है ओवरी। सबसे बाहर है ओवरी। ये कंसेप्ट ना बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता। सबसे बाहर है ओवरी। ओवरी की खाली जगह को बोलेंगे लोक्यूल। ठीक है, जो कैविटी है बस। अब लोक्यूल एक भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल। लोक्यूल के अंदर होगा ओव्यूल। अब ओव्यूल जुड़ा हुआ है कुशन लाइक स्ट्रक्चर से। कुशन लाइक स्ट्रक्चर का नाम प्लेसेंटा। ये ओव्यूल और प्लेसेंटा आपस में जुड़े हुए हैं डंडी से। डंडी का नाम है क्या नाम है? फ्यूनिकल। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। इतना क्लियर है? देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है अब हमें। ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक। एक डंडी से जुड़ा हुआ, उसका नाम बताया फ्यूनिकल। क्या है ना? फ्यूनिकल। या उसको फ्यूनिक्यूलस भी बोलते हैं या फ्यूनिक्यूलम भी बोलते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ फ्यूनिकल दिया तो ये याद रखना। ठीक है। ओव्यूल और प्लेसेंटा आपस में किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं? फ्यूनिकल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फ्यूनिकल की हेल्प से। द जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड स्टॉक। स्टॉक कौन सी?
फ्यूनिकल। स्टॉक कौन सी? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। तो जो फ्यूनिकल है और जो ओव्यूल की बॉडी है उसके बीच में जो जंक्शन है उस जंक्शन का नाम होगा हाइलम। जंक्शन का नाम होगा हाइलम। ये ओव्यूल है ना। और ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, किसकी हेल्प से? फ्यूनिकल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फ्यूनिकल की हेल्प से। ये पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल जुड़ा है फ्यूनिकल से, है ना। और बीच में ये जो जंक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन का नाम होगा हाइलम। जंक्शन का नाम होगा हाइलम। The covering of ovule is called as integument। जो ओव्यूल की कवरिंग होती है, ओव्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। ठीक है। जो बाहर वाली कवरिंग होगी उसका नाम है एक्सोटोम और अंदर वाली कवरिंग का नाम है एंडोटोम। ओव्यूल की कवरिंग का नाम इंटेग्यूमेंट। एनसीईआरटी ने सिर्फ इंटेग्यूमेंट किया, ठीक है। ओव्यूल की कवरिंग का नाम क्या होगा? इंटेग्यूमेंट। बाहर वाली लेयर एक्सोटोम, अंदर वाली लेयर एंडोटोम। जहां भी एंडो वर्ड आता है मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, जो ओव्यूल की ओपनिंग होती है ना उस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। द एंड विद माइक्रोपाइल। अब जिस एंड पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा उस एंड को बोल देंगे माइक्रोपाइलर एंड, उस एंड को बोल देंगे माइक्रोपाइलर एंड। ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरा एंड प्रेजेंट है, उस एंड का नाम है चलाजल एंड। उस एंड का नाम क्या होगा? चलाजल एंड। ठीक है। और चलाजल एंड पे प्रेजेंट होता है चलाजा। चलाजल एंड पे प्रेजेंट होगा चलाजा। अब ये ना यहाँ से डायरेक्शंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो हमारे पास है ओव्यूल, ठीक है। ये ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी। ओवरी के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी। ओवरी के अंदर। अब ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से एक स्टॉक की हेल्प से। उस स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल। स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल। ठीक है। अब फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो जंक्शन है उस जंक्शन का नाम है हाइलम। जंक्शन का नाम है हाइलम। अब देखो ओव्यूल की जो बाहर वाली लेयर उसका नाम इंटेग्यूमेंट। बाहर वाली लेयर का नाम क्या होगा? इंटेग्यूमेंट। अब जहाँ पे ओव्यूल की ओपनिंग होती है, जहाँ पे ओव्यूल की ओपनिंग होती है उस ओव्यूल की ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट में प्रेजेंट होगा चलाजा। क्या प्रेजेंट होगा? चलाजा। क्या प्रेजेंट होगा? चलाजा। अब जहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उस एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। और जहाँ पे चलाजा प्रेजेंट है उस एंड को बोलेंगे चलाजल एंड। उस एंड को बोलेंगे चलाजल एंड। अब ना डायरेक्शंस कोई कैसे बना देता है कोई कैसे, पर तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है चलाजल एंड मतलब बेसल एंड। चलाजल एंड मतलब बेसल एंड कि बेसमेंट में चला जा। ठीक है, ऐसे याद रखना। बेसमेंट में चला जा। बेसमेंट में चला जा मतलब बेस में हमेशा कौन सा एंड आएगा? चलाजल एंड। वैसे तुम कुछ भी बना दो लेकिन बेसल एंड मतलब कौन सा एंड? चलाजल एंड। चलाजल एंड में जो चीज प्रेजेंट है उसका नाम है चलाजा। और चलाजा के बिल्कुल ऑपोजिट होगा माइक्रोपाइल। उस एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। एंड का नाम होगा माइक्रोपाइलर एंड। ओव्यूल की जो कवरिंग है वो होगी इंटेग्यूमेंट। The main part of the body of ovule is called nucellus। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये है nucellus। अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल की बॉडी का जो मेन पार्ट है, जो मेन सिस्टम है अंदर का, उसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है फूड मटेरियल। न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड मटेरियल। ओव्यूल की लेयर का नाम इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल के अंदर जो मेन सामान प्रेजेंट है उसका नाम न्यूसेलस। क्यों है ये सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है फूड मटेरियल। द एम्ब्रियो ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अब ओव्यूल का जो एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है ये 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ये क्या है ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, बस देख लो इसको, आगे एक टॉपिक है उसमें आएगा तुम्हें समझ। जो ओव्यूल का एम्ब्रियो है, ओव्यूल के एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में सेल कितने हैं? 7। सेल कितने हैं? 7। और न्यूक्लियाई कितने हैं? 8। ठीक है, ये अभी नहीं आएगा, समझ आ गया? चलो इतना ही करते हैं। टाइम बताना। 2:03